वेलकम बैक। अब आपको बताते चलें कि सब इससे पहले हम बात कर रहे थे भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो खुजदार का ये वाकया पेश आया। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का सहरा अपने सर ले लिया। व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा से मुलाकात हुई और सहाफियों से गुफ्तगू में बोले कि मैंने पाकिस्तान और भारत से कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जंग खत्म करो और हमें तिजारत के बारे में सोचना चाहिए। वेरी गुड। मतलब इतनी मासूम शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से होश के नाखुन लें और इजराइल और फ़लस्तीन का मसला भी हल करें, थोड़े से होश के नाखुन लें और इजराइल और यमन का मसला भी हल करें, थोड़े से और होश के नाखुन लें जो अफगानिस्तान के अंदर आप 30 साल से करते रहे, उसके ऊपर भी थोड़ी सी माजरत कर लें, थोड़े और होश के नाखुन लें तो दुनिया के अंदर इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान है और जितने मुस्लिम ममालिक के अंदर अमेरिका ने इंटरवीन किया है उस पर भी माजरत कर लें। आप इतने भोले से इंसान हैं, इतनी प्यारी सी शख्सियत है। आपने तो उनकी क्लास ले ली। डोनाल्ड ट्रंप अगर सुन रहे होंगे ना, वो कहेंगे वाकई मेरी तबीयत साफ कर दी बिलाल ने, और जिस तरह से रख रख के निशाने पे आपने वार किया है। इतना अच्छा लगा आपको ये खबर पढ़ी, दैट वाज सूथनिंग ना। और ये आप देखें कि वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि मैं अभी जरा इसको दोबारा से चेक करता हूँ कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जंग खत्म करो प्यारे बच्चों, हम तिजारत के बारे में सोचना चाहते हैं। ओके, तिजारत के बारे में सोचना चाहते हैं। बेसिकली द थिंग इज दैट आप अब्राहम कॉर्ड के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं। अब आप इजराइल को तस्लीम कराने के ऊपर मुस्लिम ममालिक के पास जा रहे हैं और उनके साथ बैठकर ताल्लुकात बना रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। बहरहाल ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले तेज कर रहे थे और कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। मेरी कोशिशों से अमन कायम हुआ है। ट्रंप ने एक बार फिर वही किया जो हमेशा से करते हैं। ट्रंप की ना बड़ी वखरा सा स्टाइल है, बड़ी एक डिफरेंट सी पर्सनालिटी है जो अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते थे। लेकिन फॉर्मल नहीं है वो, ऐसे नहीं है प्रेसिडेंट के जो बिल्कुल ऐसी खरी खरी बात करें, वो उनका थोड़ा सा ड्राइंग रूम सिटिंग वाला स्टाइल है। लेकिन ये अंदाज जब तक ऑब्वियसली अमेरिकन अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारे मामलात होते हैं पीछे जो उनकी इंटेलिजेंस है जब तक उनसे क्लियरनेस नहीं मिलती तब तक नहीं आ सकते। तो अब लेट्स सी कि उनको बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस माइंडेड है ना, तो वो चाहते हैं लोग आपस में बिजनेस करें और मतलब आप ये देखें उस शख्स के आने से पहले एक ट्रंप कॉइन निकाला गया बिटकॉइन की तरह ही, और ट्रंप कॉइन ने इतना ज्यादा जो है वो बिजनेस किया, बहुत कम उसका जो है वो रेट था, और फिर जैसे ही ट्रंप बनते हैं प्रेसिडेंट वो एकदम पीक पर चला जाता है और पीक पे जाने के बाद एकदम एक हफ्ते के बाद वो बिल्कुल नीचे आ जाता है, क्रैश कर जाता है। और वो इस पूरी ट्रेडिंग के दौरान ये पता लगाया गया कि जो अमरीकी बिजनेसमैन थे और जो ट्रंप के साइड के पूरे जो उनका सर्कल था वो अरब खरबपति इस वक्त बन गए कुछ ही दिनों के अंदर। बहरहाल कराची के अवाम के लिए कुछ बात कर लेते हैं। कराची के अवाम के लिए एक नई सहूलत मुतारिफ करा दी गई है। रेस्क्यू इदारे 1112 का मुनफरिद मंसूबा सामने आया है। कुंजानाबाद बस्तियों और तंग गलियों में हंगामी तिब्बी इमदाद की फौरी फराहमी के लिए साइकिल एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। तिब्बी इमदाद सामान में ऑक्सीजन मास्क, शुगर टेस्टिंग किट, नेबुलाइजर और दीगर जरूरी तिब्बी आलात शामिल हैं। बिल्कुल, साइकिल एम्बुलेंस को तरबियत याफ्ता खवातीन रज़ाकार चला रही है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। हमने मुझे याद पड़ा है वी हैव डिस्कस दिस थिंग कि ये दिस इज गोइंग टू हैपन। अब ये कराची के अंदर एक ज़बरदस्ती बात सामने आई है। रेस्क्यू 1112 किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और आबिद साहब जो इसके डॉक्टर आबिद जो है वो इसको लीड कर रहे हैं यहाँ पर, और जो इनके स्पोक पर्सन है हसन, वन ऑफ द बेस्ट कमांडो आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। और ये जिस तरह से रेस्क्यू कर रहे हैं, रेस्क्यू ये बेसिकली फायर फाइटर्स कहलाते हैं, और फायर फाइटर्स के साथ साथ ये रेस्क्यूअर्स कहलाते हैं। तो इनके 3 तरीके होते हैं, या तो ये ज़मीनी, समंदरी और हवाई, ये जिस तरह से सेव करते हैं, आपको गार्ड करते हैं, ये बड़ी इनकी अच्छी ट्रेनिंग होती है। अब ये रेस्क्यू 1112 की इनकी एम्बुलेंस सर्विस भी है ना, तो एम्बुलेंस आपने देखा होगा कि जब हाईवे पे जाते हैं तो पूरे हाईवे पर आपको कोई हॉस्पिटल्स तो नजर नहीं आएंगे ऐसे, लेकिन आपको रेस्क्यू 1112 की बड़ी वाली जो वैन है वो नजर आती है। इसके अंदर इतना आपको फर्स्ट एड दे सकते हैं कि आपको एक जगह से दूसरे हॉस्पिटल तक मुंतकिल किया जाता है। पूरे सिंध के अंदर ये मौजूद है। इमरजेंसी सर्विस इनकी है, और ये बहुत अच्छा इन्होंने इक़दाम किया
कि अब जैसे तंग गलियों में या ऐसी गुंजानबाद बस्तियाँ वहाँ पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहमी के लिए उन्होंने साइकिल एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया है। तो इससे ये कि वहाँ पर जो बूढ़े या फिर ऐसे अफराद मौजूद होंगे जो कि फौरी तौर पर उनको कोई हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई मौजूद ना हो, या उनको अगर नेबुलाइज करना हो या ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत हो या शुगर टेस्टिंग किट हो, तो वो ये साइकिल पर इनको फौरी तिब्बी इमदाद दी जाएगी और दीगर जो ज़रूरी तिब्बी आलात हैं वो उसमें शामिल। मजे की बात क्या है कि साइकिल एम्बुलेंस जो है वो एक तो तरबियत याफ्ता और तरबियत याफ्ता खवातीन रजाकार चला रही हैं। जबरदस्त, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है उनको, जबकि मैंने देखा नहीं खवातीन यहाँ साइकिल चलाती हूँ, लेकिन एक अच्छी सर्विस है। इस आपने कभी साइकिल चलाई है? हाँ, मैं चलाती थी। अच्छा। अब भी मैं चला सकती हूँ। कभी गिरी है साइकिल चलाते हुए? हाँ, ऐसा भी हुआ है। घुटने पे चोट खाई है कभी? खाई होगी। बस फिर ये आप जो है वो असली कमांडो हैं। जिस बच्चे ने साइकिल चलाई हो, मतलब ऐसा भी वक्त हमने देखा है अपने बचपन के अंदर कि साइकिल की वो क्रेविंग होती थी कि किराए पे मिलती थी उस वक्त साइकिल्स ना। एक शॉप होती थी जहाँ पे पुरानी साइकिल्स खड़ी होती थी और उन साइकिल का किराया होता था कि 1 घंटे के आपने 3 रुपए देने, 1 घंटे के आपने 3 से 5 हो गए थे, फिर वो पैसे 5 रुपए उसको देते थे और कोई श्योरिटी नहीं होती थी, कोई डिपॉजिट नहीं होता था, कोई पर्ची कुछ नहीं होता था। बस वो साइकिल लेकर हम जाते थे, घूमते थे, अपने सारे काम निपटाए, सब कुछ बिलाल किया। क्या ये अभी भी किराए पे साइकिल अवेलेबल है? क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाहता है मैं अभी किराए के ऊपर साइकिल पता करना पड़ेगा। और अगर कोई हमसे राब्ता करना चाहता है जो साइकिल का कारोबार करता है या साइकिल्स को फरोग देना चाहता है आज भी, क्योंकि साइकिल सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज करार दी गई है, तो वो हमारे प्रोग्राम के अंदर उसको वेलकम है। पता कर लेते हैं आपके लिए कि साइकिल कहाँ पर है। लेकिन ये मैराथन होती है आपके सीवीयू पर, हमेशा हम देखते हैं कमिश्नर कराची करवाते हैं मैराथन, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि साइकिल की भी जो है वो कैंपेन्स होती हैं। साइकिल के ऊपर बैठकर कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर कराते हैं कमिश्नर कराची। तो अगर कमिश्नर कराची इस वक्त ये देख रहे हैं तो वो कोई अब करवाएं साइकिल की कोई एक्टिविटी, बाइसिकल की, तो अफशीन को जरूर इनवाइट करें उसके अंदर। और अफशीन जब वहाँ से मॉर्निंग शो करेंगी तो हम यहाँ से बैठ के उनको कवर करेंगे। नहीं, मैं तो वैसे ही चाह रही थी कि काफी अरसा हो गया साइकिल नहीं चलाई, तो साइकिल चलानी चाहिए। मैंने बहुत साइकिल चलाई माशाल्लाह से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आने वाले वक्त में AI से खवातीन की मुलाजमतों को ज्यादा खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक जो UN इदारा है उसने रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में खवातीन के रोजगार पर ज्यादा असर पड़ने का खदशा है। तो एक नई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मसनूई ज़हानत AI की तेज़ रफ्तार तरक्की के बाइस खवातीन की मुलाजमतें मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा खतरे से दो चार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे इंटरनेशनल लेबर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक AI के बाइस सबसे ज़्यादा असर इन मुलाजमतों पर पड़ेगा जो उमूमन खवातीन अंजाम देती हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की याफ्ता और अमीर ममालिक में ख़तरा ज़्यादा शदीद है, जहाँ खवातीन की तकरीबन 9.6% मुलाजमतें ऐसी हैं जिनमें AI की वजह से नुमाया तब्दीली का खतरा मुतवक्के है। मतलब मुझे सोच, आप खबर पड़ी तो मैं सोच रहा था कि आपकी जगह रोबोट बैठा हुआ है और मुझे रोबोट से बातें करनी पड़ी। और अच्छा। आपका तो सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, कोई बात करे तो आप पिक कर लेते हो, मुस्कुरा देती हैं। और उससे मैं बात करूं कि और बताएं मिस अफशीन, आप जो है वो इस बारे में क्या कहते हैं? वो यूँ देख के बोलें प्लीज स्टे अवे। अच्छा, और ये AI जो है ना, ये मुझे 2-3 साल पहले किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और उसमें मेरी ही शक्ल में रोबोट की तरह एक लड़की बोल रही थी। तो उन्होंने मुझे मेरी वीडियो को लेके ट्रांसफॉर्म किया AI की तरह, और ये बहुत पहले ऐसा हुआ। मैंने उसको अपने पेज पे शेयर भी किया। मैंने कहा देखिए क्या रोबोट की तरह ज़बरदस्त इन्होंने काम कर लिया। तो उसके बाद फिर मुझे आइडिया आया, मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मेरे चैनल में कोई देख रहा हो तो वो कहे कि अच्छा ये तो इजीली रिप्लेसेबल है, चलो एंकर्स को फौरी तौर पर। आपकी अक्लमंदी को और आपकी जहानत को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आपने वो आइडिया आज इस डेट के अंदर पूरे चैनल को दे दिया है। हाँ बिल्कुल। अब मेरे ख्याल में मेरे साथ साथ 6-7 भाई इनका रोबोट तैयार करवाएं और इनकी शक्ल, सूरत और आवाज का रोबोट हो तो हम यहाँ बिठा के उनसे बात कर सकते हैं। बहरहाल अब लेट्स सी देखते हैं, खवातीन की मुलाजमत को ज्यादा खतरा है और खवातीन इस माशरे का हिस्सा है, खवातीन इस सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो खवातीन की जो इस वक्त एम्प्लॉयमेंट है वो अगर खतरात लाहक है तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जिस सेक्टर को खतरात लाहक थे माजी के अंदर
वो सेक्टर्स उन खतरों से में आए हैं, फंसे हैं अच्छा, उसके और अंदर। कौन कौन से सेक्टर्स इस खतरे में हैं? मीडिया और जो अच्छा। दफ्तरी होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं और फाइनेंस जैसे शोबे एआई से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट के अंदर ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि ये तब्दीली मुकम्मल खुदकार निज़ाम के नफाज के का मतलब नहीं, बल्कि सिर्फ ये कि कई काम अब एआई के जरिए अंजाम दिए जा सकेंगे, मतलब नॉट ओवरऑल, ये पार्शियली। इसका मतलब ये है कि इंसानों की जरूरत बरकरार तो रहेगी, लेकिन उनके काम की नौयत में तब्दीली आ चुकी होगी। दूसरी जानिब कुछ माहिरीन ने यह भी कहा है कि एआई इंसानों की जगह लेने के बजाय उनके काम को मौसर बनाने की और पैदावारी सलाहियत में इजाफा करेगी। अब आप रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल, जिससे नई मुलाजमतों के मौके भी पैदा होंगे और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ भी मिलेगा। ये बहस अभी जारी है कि मुस्तक़बिल में एआई इंसानी मुलाजमतों को किस हद तक मुतासर करेगी, लेकिन मौजूदा इदाद-ओ-शुमार इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि ख़वातीन को इस हवाले से ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें बता दिया गया है, थैंक यू। बहरहाल ये खबर मुझे लगता है कि आपके लिए खास तौर पर रखी गई थी यहाँ पे आज, लेकिन जोक्स अपार्ट, सबका जो है वो एक एक कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के अंदर। ये चीज़ बड़ी अच्छी है और ये चीज़ मैं चाहूँगा कि आपसे लेकर ये पैगाम पूरी दुनिया के अंदर हर इंसान को चाहे वो मर्द हैं या औरत हैं। एआई का दौर आ रहा है तो एआई के अंदर एक चेंज ये आ रहा है कि खास तौर पर ये बातें की जाती हैं मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, एआई विल टेक अप ऑल द थिंग्स, ऑल द जॉब्स एज वेल। ऐसा नहीं है। एआई को, सॉफ्टवेयर्स को, एआई को मॉनिटर करने के लिए, एआई को ऑब्जर्व करने के लिए, एआई को ऑपरेट करने के लिए वी डू नीड स्टिल ह्यूमन बीइंग्स ना। उनको आके ऊपर से फरिश्ते नहीं चलाएंगे या जिन्नात या कोई और मखलूकात नहीं चलाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि एआई का सॉफ्टवेयर बिल्ली बैठ के चला रही है, इंसानों नहीं चलाना है। लेकिन आपको खुद को उस जगह पर लाना पड़ेगा कि आप उस वक्त भी इस सोसाइटी की, इस मुआशरे की नीड बने रहें। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि झूठी खबरें फैलाने के इल्जाम में अर्नाब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अर्नाब गोस्वामी के साथ बीजेपी के शोबा आईटी के सरबराह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बड़ा हथियार एंकर अर्नाब गोस्वामी खुद अपनी चालों में फंस गया है और भारत के मुतनाज़िर सहाफ़ी अर्नाब गोस्वामी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भाई ये तो बड़ी जबरदस्त ये अच्छी खबर। और ये जो आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर एक अजीब सा मस्खरा सा नजर आ रहा है ना, मैं इसको एंकर नहीं कहता, सहाफी तो मैं बोलता ही नहीं उसको। बहरहाल इसको जरा गौर से देखें, वो नहीं कहते, गौर से देखिए, यही है वो आदमी जो पूरी रात पूरा दिन पाकिस्तान के खिलाफ झूठी मन घड़त जो है वो खबरें फैलाता रहा कि भारतीय मीडिया की रिपोर्ट इन्फॉर्म कर रहा था अपनी आवाम को। मतलब भारत में भी सब लोग हक्का बक्का कि कराची फतह हो गया, लाहौर फतह हो गया, लाहौर के अंदर इस बंदे ने पोर्ट जन दिया था ना। बहरहाल भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी जो है वो उनके साथ हुक्मरान जमात बीसीबी के शोबा आईटी के जो सरबराह हैं उमीद मालविया, इन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि भारतीय पुलिस का ये कहना है कि मालविया और अर्नब जो है वो झूठी खबरें फैलाने का मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज करवाया है। भाई जबरदस्त, इंडियन यूथ कांग्रेस कम से कम कोई तो है जो सेन वहाँ पर डिसीजंस लेते हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ इतने ज़्यादा नहीं अंधे हुए हैं नफरत में, बल्कि वो देखते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी चाहिए। अगर एंकर उनको कोई खबर दे रहा है तो उसमें सच्चाई भी है कि नहीं, या फिर आंखें बंद करके कुछ लोग ट्रस्ट कर रहे होते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी ना कि वो सामने आ जाएंगी कि इतना ज्यादा नहीं होता। वो कहते हैं ना कि यार फेंको भी इतनी कि लपेटने के अंदर हाथ ना दुख जाए ना, मतलब चरखी लेके लपेटे जा रहे हैं और आप फेंके चले जा रहे हैं। इतना फेंका गया उस रात तो कि इतनी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इंडिया नहीं है, ये किसी अमेज़न के जंगल के अंदर रहने वाले लोग हैं। इनको नहीं पता कि टेक्नोलॉजी क्या, इनको नहीं पता कि एआई क्या, इनको नहीं पता कि यूट्यूब क्या, इनको नहीं पता। और आपने किया क्या, आपने सारे चैनल्स को ब्लॉक किया, आपने वो रस्तों को कट ऑफ किया और आपने कहा कि अब हम इंडिया के अंदर जो चाहे खबरें फैलाएंगे, इसके बाद नहीं पता चलेगा। आप ये भूल गए थे कि जब आप ही घुटने टेक कर सीज फायर की तरफ आएंगे अब्बू अमेरिका से बोलकर, तो फिर जो असल खबरें हम आपको बताएंगे तो वो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। वो आपकी आवाम आप पर गालियां भी दे रही है, मुगल्लिजात भी बक रही है, आपको लानतान भी कर रही है, आप पर हंस भी रही है। आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से मोदी को कहा जा रहा है कि आपने क्या किया, सीज फायर क्यों हुआ है। ऑपोजिशन स्ट्रांग है, कम से कम ये देखकर बहुत खुशी हुई।
आगे बढ़ते हैं और बड़ी मुज़ायका खेज खबर आपको बताएंगे कि खवातीन के कपड़ों की बढ़ती कीमतों का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया और मुल्क भर में खवातीन के कपड़ों की बढ़ती कीमतों का मामला जो है वो कौमी असम्बली में डिस्कस हो रहा है। सोच रहे हैं ऐवान के इजलास खवातीन है ना, हाँ, वक्फा सवालात के दौरान रुकने कौमी असम्बली शगुफ्ता जमानी ने मामला उठा दिया और शगुफ्ता जमानी ने कहा कि ब्रांड्स का नाम देकर लोकल टेक्सटाइल ने अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। जो लेडीज सूट 7 से 8 हज़ार रुपए में मिलता था अब उसकी कीमत 20,000 है। इन पर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? ये वाकई दुरुस्त है। मैं भी अच्छा एक क्वेश्चन रेज मैं भी शॉपिंग मॉल में गई और मैंने वही सब, फिर आप अकेली चली गई शॉपिंग पे? वही जो सब अपने ड्रेसेस पहले लेती थी मैं, 4-5 हज़ार से ज्यादा जिनकी कीमत नहीं थी वो वाकई 10-20 हज़ार तक पहुंच गए। तो मैंने कहा भाई इससे तो मैं ना ही लूं तो बेहतर है और मैं वापस खाली हाथ आई। शुक्र है जिंदगी में अम्मा जान के अलावा अभी तक कोई ऐसा नहीं है इसको शॉपिंग करानी पड़े, वरना मर्दों को लग पता जाता है। अब तो मर्दों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है बेचारे। शगुफ्ता जुमानी साहिबा ने बहरहाल इस पर आवाज उठाई। उनका कहना था कि जो घर से उठता है वो टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू कर देता है और अपना नाम रख लेता है। इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी तिजारत जुल्फिकार अली भट्टी भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि लोकल मार्केट और रिटेल मार्केट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लोकल मार्केट में कीमतें बढ़ने की वजह बिजली गैस की कीमतों में इजाफा भी हो सकता है। भाई आप जो कुछ भी कहें लेकिन वाकई ये बात दुरुस्त है कि जितना ज़्यादा इस अरसे में ये कॉस्मेटिक आइटम्स ये हो गए या फिर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, उसमें जितना ज़्यादा ब्रांड्स के नाम पर जो है वो इतने पैसे वसूल कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है इक़दाम है। मेरे ख्याल में इस पर नज़रसानी करनी चाहिए और कीमतें वापस बहाल करनी चाहिए। कम से कम अगर एक सूट 4-5 हज़ार का है उसको बढ़कर भी 7,000 हो, कम कर दो, 1,500 रुपए पे ले आओ। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये कि कम से कम उसको इतना नहीं आप आगे ले जाएं कि कोई हाथ ही ना लगाए, फिर आप ही की सेल नहीं होगी। लेकिन शायद कुछ ऐसे भी होती है एलीट क्लास जो आके वही कपड़े उतनी ही कीमत में ले लेती है, तो इसकी वजह से बाकी लोगों को, इस मुल्क में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, जिनको पता ही नहीं है कि आ कहां से रहा है जा कहां पे रहा है, तो वो तो फिर भी खरीदेंगे। बहरहाल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी मनाया जा रहा है। ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दुनिया भर में हयातियाती तनोव यानी कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में शऊर उजागर करने और उसके तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। जी, जानवरों, पौधों, परिंदों, हशरात, आबी हयात और दीगर तमाम जानदारों की अक़साम के बारे में शऊर उजागर करना और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानना कि कैसे इन सबको माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है जिसमें ये फ़रोग़ पा सकें। तो इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि इन सब हयातियात के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दें और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए शऊर उजागर करें। बहरहाल इस दिन को जो है वो आज मनाया जा रहा है और इस दिन के अंदर मनाने के साथ साथ इसमें ये शऊर जो उजागर करना होता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वो एक हमारे पास एक टीचर आई थी जब हमने ख़ानदान के ऊपर बात की थी, तो उनका एक जुमला मुझे बड़ा प्यारा लगा कि दिन मनाने के मकसद को लेके ना वो हर जगह ये जुमला जो है वो फिट बैठता है कि सोए हुए जहनों पर एक बार फिर दस्तक देनी है। तो ये जो शऊर उजागर करना होता है ना, जो अवेयरनेस होती है, ये सोए हुए जहनों पर दस्तक देने के मुतरादिफ होता है कि आप दस्तक देते हैं कि भाई ये भी एक दिन है, भाई ये भी जानदार है, ये भी हयातियात है और ये भी नबातात हैं, इनका भी आपने ख्याल रखना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इस दिन को मनाने का मकसद यही होता है कि जो ये हयातियात हैं आप उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सोचें, ना कि इनकी जो नस्ल और अफजाइश है उसको बिल्कुल सिरे से इग्नोर कर दिया जाए। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिजिकल सेट पर होंगे। फिजिकल सेट पर एक बड़े प्यारे से गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी चिट चैट करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे, क्या करते हैं, कैसे चीज़ों को लेके चलते हैं, पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक है। सुबह सुबह पॉलिटिशियन, लेट्स सी, इट्स अ टफ जॉब। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस।